यूरोपीय कंपनियां भारत में आई है व्यापार करने के लिए, कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए, और उन यूरोपीय कंपनियों की आपस में लड़ाई हुई। सारी जो यूरोपीय कंपनियां थी उनकी आपस में लड़ाई हुई, जिनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई। ठीक है, फिर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को भी हराया, भारतीय राज्यों को हराया, और भारत में वो अपने आप को शासक के रूप में उसने अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश कर लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? शासक बन गई, है ना, रूलर बन गई। अब जब वो रूलर बन गई है तो उसकी कुछ पॉलिसीज है, उसकी कुछ नीतियां हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज है, कई सारी क्या है उसकी पॉलिसीज है। और उन पॉलिसीज की वजह से क्या है, भारतीय लोगों के मन में एक गुस्सा है ना, कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी है उन पॉलिसी से क्या होता है कि भारतीय लोगों का शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो जब भारतीय लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा तो भारतीय लोगों के मन में क्या होगा, एक गुस्सा होगा। ठीक है, जो भारतीय लोगों के मन में गुस्सा होगा वो गुस्सा फूटेगा। तो वो गुस्सा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फूटेगा, कहीं यहां फूटेगा, कहीं वहां फूटेगा, कहीं वहां फूटेगा। अलग अलग जगह पर भारतीय लोगों का क्या होगा, एंगर जो है वो गुस्सा जो है वो फूटेगा। ठीक है, अब क्या है कि वो जो गुस्सा है उस गुस्से का एक रूप हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसे हमने कहा था पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, किसान और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, उसका एक रूप है किसान और जनजातीय विद्रोह के रूप में। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो था सैनिक विद्रोह के रूप में। ठीक है, तो किसान और जनजातीय विद्रोह, सैनिक विद्रोह, और सैनिक विद्रोहों के साथ कुछ और लोगों ने मिलकर विद्रोह किया। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो गया हमारा यहां पर, हमारा ये हो गया कि ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, ब्रिटिश नीतियों के अगेंस्ट भारतीय लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्सा किसानों के अंदर से फूटा, गुस्सा जनजातीय लोगों के अंदर से फूटा, गुस्सा सेना के अंदर से फूटा, और सामान्य लोगों ने भी अपना योगदान दिया उस गुस्से के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से गुस्सा फूट रहा है। अब हमने पीजेंट के बारे में कर लिया, हमने ट्राइबल के बारे में कर लिया, अब हम यहां पर एक ग्रेट रेबेलियन के बारे में करेंगे, जिसे हम कहेंगे 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह सिंपल है कि आप इसे ऐसे समझो, इसे अगर हम तोड़ के समझें तो विद्रोह, पता है हमें विद्रोह क्या है, और 1857 1857 में जो विद्रोह हुआ, क्लियर है, इसका मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है। अब ये मैंने फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि ये मैंने बुक का पार्ट ही लिया है, आपके बीएल ग्रोवर बुक का पार्ट लिया है, और उसी से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो इसको हम कई रूपों में पढ़ते हैं, कई तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कई, देखो, जब आप 1857 के रिवोल्ट को पढ़ोगे तो कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जैसे मैं आपको बताता हूं 1857 के रिवोल्ट में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो पहला पार्ट होगा 1857 के रिवोल्ट का, जो पहला पार्ट होगा वो होगा नेचर ऑफ द रिवोल्ट। हिस्ट्री है पहले, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह की प्रकृति। ठीक है, पहला पार्ट है नेचर ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह की प्रकृति। कई रूपों में हम इसे पढ़ते हैं, क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा विद्रोह का कारण, दूसरा पार्ट होगा विद्रोह का कारण। ठीक है, रीजन ऑफ द रिवोल्ट। तीसरा पार्ट जो होगा हमारा वो पढ़ेंगे हम विद्रोह के बारे में, विद्रोह कहां कहां हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्ट कहां कहां हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट जो होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि विद्रोह क्यों असफल हुआ, विद्रोह की असफलता के कारण, फेल्योर, रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की असफलता के कारण। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा कि विद्रोह के बाद सुधार, रिफॉर्म आफ्टर रिवोल्ट, विद्रोह के बाद सुधार। मतलब ब्रिटिश ने, कंपनी ने विद्रोह के बाद क्या क्या रिफॉर्म किए हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह का कारण, विद्रोह कहां कहां फैल रहा है, विद्रोह क्यों असफल हुआ, भारतीय लोग असफल हो गए तो विद्रोह क्यों असफल हुआ, और विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासन में क्या क्या सुधार किया। ठीक है, क्लियर है? ये वीडियो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी आप इसे देख सकते हो। अब देखो, जब हम पहले पार्ट को समझते हैं, ये जो हमारी है प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर बताना है ना, नेचर क्या है, विद्रोह की प्रकृति क्या है, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम विद्रोह की प्रकृति में क्या लिखें, जिसे क्लियर हो जाएगा कि वो क्या पूछा क्या जा रहा है हमसे। तो विद्रोह की प्रकृति में हमें क्या देखना है, आप समझो जरा इसे। इसमें ऐसे देखो कि जब विद्रोह
खत्म हुआ तो कुछ लोगों ने विद्रोह के बारे में बोला कि ये विद्रोह करने वाले लोग कौन थे, किसने विद्रोह किया। तो सबसे पहले जो लेखक थे वो थे ब्रिटिश लेखक। जो ब्रिटिश लेखक थे वो सबसे पहले इन्होंने लिखा विद्रोह के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यह एक सैन्य विद्रोह था, मिलिट्री रिवोल्ट था। मतलब सेना के जो परेशान क्षुब्ध लोग थे, दुखी लोग थे, या सेना के जो लोग जो ब्रिटिश ऑर्डर्स को नहीं मानते थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, तो इसे सैन्य रिवोल्ट कहा। और एक्सेट्रा में कई सारी चीजें हैं जिसे हम पढ़ेंगे। मेन जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि क्या ये सैन्य विद्रोह था या ये सामान्य था, है ना। इसी को हम कहते हैं प्रकृति, नेचर। नेचर में क्या डिस्कस करना है, क्या सिर्फ सेनाओं ने विद्रोह किया या सेनाओं के अलावा और भी लोग थे, सामान्य लोग भी थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, है ना। तो हमें इसी चीज को डिस्कस करना है। तो नेचर सिंपल है कि ये रिवोल्ट क्या था, क्या सैन्य विद्रोह था या सामान्य विद्रोह था। और भी कई चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या क्या है इसमें आ जाएगा, सैन्य विद्रोह, सैन्य मिलिट्री या सामान्य नॉर्मल। एक तो पार्ट हमारा ये हो जाएगा मिलिट्री और नॉर्मल रिवोल्ट। दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा इसमें कि क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, योजना थी क्या इसके पीछे कोई। दूसरा हमारा पार्ट ये हो जाएगा नेचर जब हम पढ़ेंगे तब। तीसरा, क्या इस विद्रोह में पूरे भारत ने भाग लिया। अगर पूरे भारत ने भाग ले, अगर पूरा भारत भाग ले रहा है इसमें, तो हम इसे कहेंगे कि इसका क्या राष्ट्रीय नेशनल चरित्र था, राष्ट्रीय चरित्र इसका था, नेशनल नेचर था इसका। मतलब पूरा भारत क्या इसमें भाग ले रहा था, है ना। इसी से एक शब्द यहां पर बनकर आएगा, वो शब्द होगा राष्ट्रवाद। क्या भारत में नेशनलिज्म था उस समय, राष्ट्रवाद था उस समय, है ना। ये तीसरा कि क्या इसका कोई एक मान्य नेता था, यूनिफॉर्म लीडर था, एक मान्य नेता। क्या इसका कोई एक मान्य नेता था, यूनिफॉर्म लीडर था, जिसको, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और चौथा, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो जब हम नेचर की बात करेंगे तो हम नेचर में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, क्या यह सैन्य विद्रोह था या सामान्य विद्रोह था, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, क्या इसका राष्ट्रीय चरित्र था, क्या उस समय राष्ट्रवाद था, क्या इसका कोई यूनिफॉर्म लीडर था, और क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था या सिर्फ विद्रोह था। यह स्वतंत्रता संग्राम था या सिर्फ विद्रोह था। इन सारे पार्ट को हम नेचर में डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। ओके, अब चलो देखो, यही है हमारा नेचर ऑफ द रिवोल्ट, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसी नेचर ऑफ द रिवोल्ट को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। आ जाओ। देखो, सबसे पहले व्यक्ति हैं सर जॉन लॉरेंस और सीले, ब्रिटिश राइटर, है ना। पहले रिवोल्ट के बारे में सबसे पहले जिन्होंने लिखा वो ब्रिटिश राइटर थे, है ना। तो ब्रिटिश राइटर जो थे उनका नाम है सर जॉन लॉरेंस और सीले। अब इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनका कहना था कि देखो, एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का यह रिवोल्ट था, है ना। इनका कहना था इट इज ओनली अ मिलिट्री रिवोल्ट, जिसमें कुछ सेना के जो जवान थे उन्होंने इसमें रिवोल्ट किया, ठीक है। जो स्वार्थी लोग थे, है ना, स्वार्थी टाइप के लोग थे, जिनको इनका कहना था कि सेना के जवान जो थे वो किसी भी बात से डिससेटिस्फाइड से असंतुष्ट थे, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा है। इसी में देखो, एक चीज ध्यान रखना है हमें, जब हम इसे लिखेंगे, जब हम इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पर हमें लिखना होता है ना। तो जब हम लिखेंगे इसमें तो हमें लिखना पड़ेगा कि लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है। अब हम बताएंगे अपना व्यू, अपना व्यू मतलब हम अपना व्यू नहीं, कुछ और जो भारतीय लेखकों ने लिखा है वो। हम ये बताएंगे कि यह सिर्फ सिपाही विद्रोह, सब चीज आपके इसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है ना। यह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ सिपाहियों ने, सिर्फ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। लॉरेंस और सीले क्या कह रहे हैं, ये एक सिपाही विद्रोह था।
हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं सिर्फ सिपाही नहीं थे, हम आगे देखेंगे कि सिपाहियों के अतिरिक्त और भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राजा महाराजा ने पार्टिसिपेट किया था, सामान्य जनता ने पार्टिसिपेट किया था, तो सिर्फ सिपाहियों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और भी कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब एक आ जाता है यहां पर L.E.R. रीज, फिर से एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, L.E.R. रीज। L.E.R. रीज कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, है ना। इट इज, आप कह सकते हो इसे इन्होंने इसे एक रिलीजियस वॉर डिक्लेयर किया। रिलीजियस वॉर मतलब यहां पर के हिंदू मुस्लिम तत्वों ने मिलकर ईसाइयों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, ऐसा कहना था L.E.R. रीज का। हिंदू और मुस्लिम जो धर्म में अंधे हुए पड़े थे, उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ रिवोल्ट किया, है ना। फिर हम इसे प्रूव करेंगे आगे कि ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। इसे आप धर्म युद्ध मत बोलो, इसमें धर्म का कोई पुट नहीं था, है ना। जो हिंदू मुस्लिम थे वो यूनाइट होकर लड़ रहे थे, लेकिन उसमें कोई धार्मिक भावना नहीं थी, और मरने वाला सिर्फ एक धर्म का नहीं था। इसलिए इसे ये कहना बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि ये एक रिलीजियस, आप कह सकते हो, कन्फ्लिक्ट था। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ये नहीं था, है ना। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है T.R. होम्स, है ना। पहला हमारा था लॉरेंस और सीले, दूसरा था हमारा L.E.R. रीज, तीसरा हमारा है T.R. होम्स। सबकी बातों को थोड़ा थोड़ा हमें समझना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगी ये किसने कहा, इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सको, है ना, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो ये T.R. होम्स, अब T.R. होम्स ने क्या कहा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। तो बर्बर कौन है, कौन थे बर्बर, इंडियन। ब्रिटिशर्स अपने आप को बर्बर कैसे कहेंगे, उनका कहना था कि इंडियंस आर बर्बर्स, वो बर्बर हैं और हम लोग क्या हैं, सभ्य हैं। तो ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था कि बर्बर लोगों ने हम जैसे सभ्य लोगों को मारा। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ कि रिवोल्ट हुआ, तो इंडियन लोगों ने कुछ ब्रिटिश लोगों को मिलकर मार दिया। तो हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के खिलाफ के बीच की लड़ाई है। हमने कहा कैसी बर्बरता भाई, आपने, आपकी वजह से जो इतने लोग मरे भारत के अंदर, वो तब बर्बरता आपकी कहां चली गई, तब सभ्यता आपकी कहां चली गई, है ना। तो ब्रिटिशर्स, ये लाइन ध्यान रखना है कि ये किसने कहा, T.R. होम्स ने कहा। T.R. होम्स ने क्या कहा, ये बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। बर्बर कौन, इंडियंस, सभ्य कौन, ब्रिटिश। हमने कहा कि ये सब बात बेकार की बातें आप मत करो, है ना, कोई बर्बरता और सभ्यता के खिलाफ युद्ध नहीं है, आपसे बड़ा बर्बर कोई और नहीं हो सकता है ना। एक व्यक्ति हैं सर जेम्स ऑटरम, सर जेम्स ऑटरम, और दूसरे व्यक्ति हैं W. टेलर। दो व्यक्ति हैं, सर जेम्स ऑटरम और W. टेलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का था। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम, यह हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, है ना। इसने कहा कि हिंदू मुस्लिम ने षड्यंत्र किया, और किसके खिलाफ षड्यंत्र किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो ये हमारे कौन आ गए, सर जेम्स ऑटरम। तो ये चार नाम हमने यहां पर पढ़ा, इन चारों नामों ने अलग अलग चीजें कही। पहला व्यक्ति था जिसने सैन्य विद्रोह कहा, दूसरा व्यक्ति था जिसने कहा हिंदू मुस्लिम को आप कह सकते हो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहा, इसे धार्मिक लड़ाई कही इसे। तीसरा व्यक्ति था जिसने इसे कहा कि बर्बरता और सभ्यता के खिलाफ, है ना, ये लड़ाई थी। और ये जो है ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इन चार नामों को हमें याद रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम होता है बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली, ये बेंजामिन डिज़राइली जो है हमारा, ये उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट के एक मेंबर होते थे, है ना। इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के एक प्रमुख नेता होते थे। अब देखो, इतने लोगों में जो इनका विचार था, वो इनका विचार डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट विचार क्या है, तो इन्होंने इसे कह दिया एक राष्ट्रीय, अभी तक किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा है, नेशनल। अब यहां पर क्या होगा, एक नया वर्ड आ जाएगा जिसे हम कहेंगे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो इन्होंने, मतलब ब्रिटेन के ही एक व्यक्ति ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह दिया। व्यक्ति कौन थे, बेंजामिन डिज़राइली। इन्होंने इसे एक नेशनल रिवोल्ट कह दिया। उसके बाद ये एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया कि क्या वास्तव में नेशनलिज्म जैसा कुछ वर्ड था इसके अंदर। तो कुछ भारतीय लोगों ने भी अपनी बुक लिखी है। अब ध्यान रखना है, ये सब जो बुक है ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है। एक इंडियन व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक मेहता। इन्होंने एक बुक लिखी, द ग्रेट रेबेलियन। अशोक मेहता ने एक बुक लिखी, द ग्रेट रेबेलियन। इस बुक में उन्होंने यह प्रूव किया कि इस विद्रोह के अंदर राष्ट्रवाद जैसा तत्व था। अभी राष्ट्रवाद को आप सिंपल समझो तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि अगर भारत के सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वह एक राष्ट्रवाद है।
अगर भारत के जितने भी लोग हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, पूरा नेशन एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो जब पूरा नेशन एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो अशोक मेहता, इनका एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में यह सिद्ध किया, यह प्रूव किया कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसका जो नेचर है वो नेशनल है। द रेबेलियन ऑफ 1857 वाज नेशनल इन कैरेक्टर। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था वीर सावरकर, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर हम उन्हें कहते हैं। इन्होंने भी लिखा, ये तो थोड़े से और आगे बढ़ गए। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे क्या कह दिया, देखो शब्दों का बस अंतर है, बस शब्दों का अंतर है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने कह दिया कि यह एक प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल था। प्लान्ड मतलब सुनियोजित, प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। अब 3 वर्ड आ गया। अभी तक हमने प्लान्ड की बात, मैंने वहां पर आपको बताया था कि हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, क्या इसके पीछे नेशनलिज्म जैसा फैक्टर था, क्या इसके पीछे कोई नेशनल कैरेक्टर था, इन सब चीजों को हम यहां डिस्कस करेंगे। अब वही पर पहली बार ये वर्ड आया कि यह एक प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल था। अभी तक हमने क्या कहा, सब व्यक्ति ने क्या कहा इसे, यह एक रिवोल्ट था। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब हमें इसी चीज को डिस्कस करना है यहां पर आगे कि क्या था ये वास्तव में, है ना। अभी तक हमने सिर्फ बचाव किया, किसी ने कहा ये सैन्य विद्रोह था, हमने कहा नहीं नहीं ये सैन्य विद्रोह नहीं था। किसी ने कहा ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, हमने कहा नहीं ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज इसमें नहीं थी। किसी ने कहा बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था, हमने कहा नहीं ऐसी कोई चीज तो हमें दिखती नहीं है। अगर भारतीयों ने कुछ लोगों को मारा है तो उन्होंने भी बहुत सारे भारतीय लोगों को मारा है, तो बार्बरिज्म की बात आप क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने ये सारी बातें कही। तो अब हमारा मुद्दा क्या आ गया, वही मुद्दा आ गया, हम उसी को डिस्कस करेंगे यहां पर आकर। अब हमने इस बात को तो पूरी तरह से डिनाई कर दिया है, यह सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं है। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, क्या इसका कैरेक्टर नेशनल है, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है, और क्या इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम है। इन्हीं चीजों को, फ्रीडम स्ट्रगल है, इन्हीं चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब एक बार जरा सा समझने की कोशिश करो कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे एक साथ कमल का फूल और रोटी का एक साथ मिलना। जहां पर विद्रोह हुए वहां पर कमल का फूल और रोटी जैसी चीजें एक साथ मिली, है ना। तो अब ये सोचोगे आप ना कि यहां भी रिवोल्ट हुआ है, वहां भी वो मिला, यहां भी हुआ है, वहां भी वही चीज मिली, वहां भी हुआ है, वहां भी वही चीज मिली, तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग रही होगी, है ना, कोई योजना रही होगी, क्योंकि हर जगह से वही चीज मिलना। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई जिससे ये लगा कि इसके पीछे क्या थी, एक प्लानिंग थी, है ना, इसके पीछे एक योजना थी। अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहां पर। अब क्या है, 2 भारतीय इतिहासकारों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह चेक करें कि वास्तव में ये क्या था, नेचर क्या था। 1857 के रिवोल्ट का नेचर चेक करने के लिए 2 भारतीय इतिहासकारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। वो 2 भारतीय इतिहासकार थे डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ये 2 इंडियन स्कॉलर थे जिन्हें कहा गया था देखो देखो भाई, है ना, क्या है। अब देखो, इन दोनों ने स्टडी किया, है ना, इन दोनों ने स्टडी किया और स्टडी करके कई सारी बातों पे ये दोनों एक मत थे, कुछ बातों पे ये इनके बीच डिफरेंसेस भी थे, समझ रहे हो। कई सारी बातों पे इनके बीच एक मत था, कुछ बातों पे डिफरेंस था। तो हम उन्हीं चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर 3 बातें बताई, 3 बातों पे ये एक मत थे। पहला, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, इन दोनों ने मिलकर कहा कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरा, इन दोनों ने मिलकर कहा कि विद्रोह का चरित्र राष्ट्रीय नहीं था। और तीसरा, इन दोनों ने मिलकर कहा कि इसका कोई भी एक यूनिफॉर्म नेता नहीं था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 3 बातें कही। एक, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब इन्होंने कहा कि कहीं कुछ मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग थी। इसका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं था, राष्ट्रीय चरित्र मतलब ये पूरे भारत में नहीं था, है ना। और तीसरा, इसके पीछे कोई एक नेता नहीं था। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसी चीज को हम समझते हैं यहां पर कि क्या क्या कहा है इन्होंने। इसमें से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो देखो, दोनों विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि विद्रोह के पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। देयर इज नो प्लानिंग बिटवीन दीज रिवोल्टियर्स। ठीक है, एक देखो, मैंने सबको यहां पर क्या किया है, पढ़ने के लिए मैंने पॉइंट बना रखा है कि इतने पॉइंट हैं इसमें। आप अगर इस तरह से पढ़ते हो तो आपका मेंस के साथ साथ तैयार हो जाता है, आप किसी भी एग्जाम को इसी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें याद करना है, 5 पॉइंट है हमारे पास, हमें 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है ना। पहला पॉइंट, विद्रोह के पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरा, देखो, एक घटना हुई थी कि विद्रोह के एक नेता थे जिनका नाम था नाना साहब, है ना, विद्रोह के नेता थे, कानपुर के नेता थे
नाना साहब, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है नाना साहब के बारे में। नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, है ना। पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब के साथ समस्या क्या थी कि वो बाजीराव द्वितीय के ओरिजिनल पुत्र नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, उन्हें गोद लिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो सुविधाएं बाजीराव द्वितीय को मिल रही है वो नाना साहब को नहीं मिलेगी। यही चीज है, ठीक है। जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज बाजीराव द्वितीय को हम दे रहे हैं वो हम नाना साहब के उनके पुत्र को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उनके अपने पुत्र नहीं है, उन्हें उन्होंने क्या लिया है, अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। तो गोद लिए हुए बच्चे को हम वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो नाना साहब गुस्से में आ गए और ऐसा एक दिन वो नाना साहब कानपुर से लखनऊ गए, ठीक है। कानपुर से लखनऊ, लखनऊ में क्या क्या कहानी है, तो लखनऊ में आपको बताता हूं कि अभी अभी लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया, ठीक है। लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया और लखनऊ के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को हटाकर लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी उनका नाम था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और इन दोनों के जो पुत्र थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर। तो क्या कहा, ब्रिटिश साम्राज्य ने जब लखनऊ को मिला लिया अपने साम्राज्य में तो इन लोगों को गुस्सा आ गया, है ना। हजरत महल को गुस्सा आ गया भाई, तो हजरत महल भी गुस्से में थी। तो एक दिन क्या हुआ, नाना साहब गए हजरत महल से मिलने के लिए, कानपुर से लखनऊ। इसे कुछ लोगों ने माना कि ये मिलने के लिए नहीं गए हैं, ये योजना बनाने के लिए गए, ये प्लानिंग के लिए गए हैं वहां पर। तो यहीं पर यहां लिखा हुआ है कि केवल यह तथ्य कि नाना साहब लखनऊ गए और विद्रोह हो गया, इस बात से इन दोनों इतिहासकारों का कहना है नाना साहब लखनऊ गए और विद्रोह हो गया, इसके पीछे कोई ऐसा लगता नहीं है, मतलब कोई और प्रूफ नहीं मिल रहा है हमें कि वो योजना बनाने के लिए गए थे, है ना। ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, मतलब इस बात के आधार पर कि लखनऊ गए वो मिलने के लिए, वो कह रहा है कि अप्रैल में गए लखनऊ मिलने के लिए और मई में रिवोल्ट हो गया, है ना। ये मार्च अप्रैल में वो लखनऊ गए और मई में रिवोल्ट हो गया, तो इससे ये प्रूव नहीं होता है कि वो योजना बनाने गए थे, ऐसा इन दोनों का कहना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। अब देखो कुछ और चीजों को समझो, ये घटनाएं सारी आपको समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब एक राज्य है हमारा, देखो अभी नाना साहब की बात कर लें तो जब बाजीराव सेकंड को जो सुविधाएं मिलती थी, मतलब उसमें कुछ पैसे भी मिलते थे उनको, है ना। अभी अभी मैंने बाजीराव सेकंड का नाम लिया। बाजीराव सेकंड कौन थे? पेशवा, कहां के? मराठों के पेशवा थे। मराठों के पेशवा बाजीराव सेकंड को ब्रिटिश सरकार कुछ पेंशन देती थी, वो पेंशन नाना साहब को देने से ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, है ना। तो जो नाना साहब थे वो नाना साहब ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, उसको कहा कि जरा एक बार तू लंदन जा और लंदन जाकर वहां जो महाराज हैं, जो महारानी हैं, उनसे एक बार जाके बात कर और उनको बोल कि भाई जो पेंशन उसको दे रहे हो वो पेंशन इनको भी दे दो। तो किस व्यक्ति को उन्होंने भेजा वहां पर लंदन? उनका नाम था अजीमुल्ला खान, ठीक है। तो नाना साहब ने अजीमुल्ला खान को कहां भेजा? लंदन भेजा। क्यों? क्योंकि जाके मेरे पेंशन के बारे में जरा जाके बात कर भाई, ठीक है। तो एक तो ये हो गई घटना। अच्छा, दूसरी घटना हो गई, एक राज्य था हमारा सतारा का राज्य, याद होगा आपको। सतारा राज्य जो था, उस राज्य में के राजा जो थे उनका नाम था प्रताप सिंह, है ना। सतारा राज्य के राजा का नाम था प्रताप सिंह। तो ब्रिटिश ने प्रताप सिंह को हटा दिया और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो प्रताप सिंह ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया कि तू भी लंदन जा और तू जाके देख, उनको बोल कि भाई ये आपने गलत किया है। तो उनका नाम क्या है? जो व्यक्ति वहां गए उनका नाम है रंगो बापू जी, ठीक है। उनका नाम है रंगो बापू। तो नाना साहब ने किसको भेजा? मुंशी अजीमुल्ला खान को। और सतारा के राजा ने किसको भेजा? रंगो बापू को भेजा। वो दोनों जब गए तो वहां से आते हुए पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हुआ, वो दोनों एक साथ ही देखे गए, ठीक है। तो जब वो एक साथ देखे गए तो कुछ लोगों को लगा कि इन दोनों के बीच में क्या थी? एक प्लानिंग थी, ठीक है। तो क्या है, हम इसे एक व्यक्ति, देखो दो व्यक्ति है यहां पर, एक व्यक्ति है ये कह रहा है कि इसके पीछे एक प्लानिंग थी, और ये एसएन सेन और आरसी मजूमदार जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? रंगो बापू और अजीमुल्ला खान जो एक साथ देखे गए, इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक प्लानिंग थी। और ये दोनों आरसी मजूमदार और एसएन सेन क्या कह रहे हैं? नहीं, ये एक इत्तेफाक है,
इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। दो लोग लंदन गए, एक ही समय में गए, तो वो मिल गए एक समय में जाके, तो इसके पीछे क्या है? कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है इसके पीछे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, इन दोनों, मैं कह रहा हूं ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइन किसकी है? आरसी मजुमदार और एसएन सेन की लाइन है। हम कह रहे हैं कि इसके पीछे प्लानिंग है, वो दोनों कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं प्लानिंग है, तो हमने एग्जांपल दिया रंगो बापू और अजीमुल्ला खान का, वो कह रहे हैं नहीं, इसके पीछे क्या? इत्तेफाक, प्लानिंग वालिंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया रोटी और कमल का फूल, ये दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके पीछे भी कोई प्लानिंग नहीं है, रोटी और कमल के फूल के पीछे की कोई प्लानिंग वालिंग नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब विद्रोह हुआ तो मेरठ के जो सिपाही थे वो यहां से विद्रोह करके चले गए दिल्ली, और दिल्ली में जाकर उन्होंने जो मुगल किंग थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना कहा कि आज से आप ही भारत के राजा हैं। विद्रोह करने वालों ने बहादुर शाह जफर को भारत का राजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब ये विद्रोह को दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर पर जब कोर्ट में ट्रायल चलाया जा रहा था, तो बहादुर शाह जफर ने यह कहा कि इस विद्रोह के पीछे कोई योजना थी जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। वहां से लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप हमारे राजा हो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, मैं राजा बन जाता हूं आज से, है ना। तो इस तरह से बहादुर शाह पर चलाए गए मुकदमे में यह सिद्ध हुआ कि वो इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, मतलब हमने ये प्रूव किया कि इसके पीछे, हमने क्या, किसने? इन दो लोगों ने, एसएन सेन और आरसी मजुमदार ने ये प्रूव किया कि इसके पीछे कोई योजना नहीं थी। जहां पर भी योजना नजर आई उसको इन्होंने क्या किया? डिनाई कर दिया। ठीक है, इन 4-5 पॉइंट में हमने ये डिनाई कर दिया कि इसके पीछे कोई योजना थी। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ठीक है, इसे पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पहली चीज हमने क्या किया? हमने डिनाई कर दिया, भाई कोई योजना नहीं थी इसके पीछे, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब दूसरी चीज, क्या इस समय नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था? सबसे पहले राष्ट्रवाद को थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो, अभी तक हमने देखा भारत के अंदर क्या था, इधर सिख राज्य था, इधर अवध राज्य था, इधर बंगाल का राज्य था, इधर आसाम का राज्य था, इधर ये था, इधर ये था, इधर ये था। तो भारत क्या था? भारत छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ था, कुछ बड़े राज्य और कई सारे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्रिटिश ऑथर कहते हैं कि भारत एक भौगोलिक इकाई था, ज्योग्राफिकल यूनिट था। मतलब भारत क्या छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसे एक राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। राष्ट्र क्या होता है? नेशन क्या होता है? नेशन का मतलब होता है आज के हिसाब से। आज क्या है? देखो, हम सब की संस्कृति अलग अलग है, हम सब अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन पूछा जाएगा कि आप किस देश में रहते हो, तो कहेंगे हम भारत, इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया क्या है? हमारा नेशनलिज्म है, हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्रवाद है। उस समय को अगर हम देखें तो कहेंगे नहीं, किसी से पूछा जाएगा आप कहां रहते हो, तो कहेगा मैसूर में रहता हूं। किसी को कहा जाएगा कहां रहते हो, तो बंगाल में रहता हूं। कहां रहते हो? अवध में। आपका राज्य कौन सा है? पंजाब का राज्य है। कोई भारत शब्द नहीं है। तो इनका कहना है कि भारत शब्द नहीं था अभी, इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि इस समय राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज थी। राष्ट्र था ही नहीं इस समय, कोई राष्ट्रवाद नहीं था इस समय, जैसे राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। भारत क्या था? भारत एक भौगोलिक इकाई था, ज्योग्राफिकल यूनिट था। ज्योग्राफिकल यूनिट का मतलब समझ में आया? अलग अलग लोग, अलग अलग राज्य के निवासी। लेकिन इनका कहना है कि बट भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। राष्ट्रवाद अभी है नहीं, पर अब यहां से आगे क्या होगा? राष्ट्रवाद शुरू हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। बनता हुआ, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। राष्ट्रवाद है नहीं अभी, लेकिन राष्ट्रवाद बन रहा है, अब आगे राष्ट्रवाद आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या कहा कि देखो, यहां पर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता अपने भ्रूण अवस्था में है। भ्रूण समझती हो ना, बच्चा हो जो बनता है पेट के अंदर, उससे पहली जो अवस्था होती है वो भ्रूण की अवस्था होती है, एम्ब्रियो कहते हैं उसे, इंग्लिश में एम्ब्रियो। तो अभी जो नेशनलिज्म है वह अपने एम्ब्रियो फॉर्म में है, अपनी भ्रूणावस्था में है। मतलब इसके बाद क्या होगा? राष्ट्रवाद आ जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज डिस्कस करी गई। तो हमने क्या किया? इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, एक। दूसरा, राष्ट्रवाद जैसी अभी कोई चीज नहीं है, राष्ट्रवाद अपने भ्रूणावस्था में है, एम्ब्रियो फॉर्म में है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज हम देखेंगे यहां पर कि ये कह रहा है कि इसका कोई लीडर नहीं है, इसका कोई एक मान्य नेता नहीं है। अब जरा सोचकर देखो आप, कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको लग रहा है जो नेता बनने लायक हो? इसके नेताओं में देखो, बहादुर शाह जफर बेचारे बूढ़े हो गए, कहां वो नेता बन पाएंगे, है ना। नेता बनने के गुण नहीं है उनके अंदर। नाना साहब, बचपन से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कहां नेता बन पाएंगे? लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेगम हजरत महल, है ना, लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जितने भी लोग थे, एक दो को छोड़कर, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनके अंदर थोड़ा सा गुण था नेता बनने का, लेकिन कहीं पर भी ये बात हमें प्रूव नहीं होती है कि वो नेता थी इसकी, है ना। तो मतलब ये कह रहा है यहां पर, ये दोनों ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेता बनने वाले गुण हों।
किसी के अंदर नेता बनने वाले गुण नहीं है, इसलिए इसका कोई यूनिफॉर्म लीडर नहीं है। ठीक है, हमने तीनों चीजों को किसने किया? मैंने नहीं किया कुछ भी, ये कौन कर रहे हैं? एसएन सेन और आरसी मजुमदार कर रहे हैं। तो एसएन सेन और आरसी मजुमदार ने ये प्रूव किया कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, नेशनलिज्म जैसी कोई चीज अभी नहीं थी, और तीसरी चीज कि कोई यूनिफॉर्म लीडर नहीं था, एक मान्य नेता नहीं था। ठीक है, तीनों चीज समझ गए आप। अब चौथा, अब किस बात पर दोनों के व्यू अलग अलग हो जाते हैं? किस बात पर दोनों के व्यू अलग अलग हो जाते हैं? तो वो है स्वतंत्रता संग्राम। क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था? तो यहां पर आरसी मजुमदार कहते हैं कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। यहां मैंने नहीं को से कर दिया है। ठीक है, आरसी मजुमदार ने, देखना ध्यान रखना है, आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक, अब इसी पुस्तक का नाम पूछा गया है, क्या करते हैं एग्जाम में, इस तरह बुक के नाम दे देते हैं और इस तरह दे देते हैं राइटर कौन है, और आपको उसे चूज करना पड़ता है, बुक का नाम और राइटर। तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो आरसी मजुमदार ने जो अपनी बुक लिखी है, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजुमदार की बुक है, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 बुक का नाम, 4 राइटर का नाम, आप बताओ। ठीक है, तो ये आ गए हमारे आरसी मजुमदार, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि यह फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है। और एसएन सेन के पास चले जाओगे आप, तो एसएन सेन कहेंगे कि यह फ्रीडम स्ट्रगल ही था। ठीक है, आरसी मजुमदार कहेंगे यह फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, और एसएन सेन कहेंगे कि यह फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, क्लियर है? तो हमने क्या देखा, 3 बातों पर दोनों एक मत हैं। कौन कौन? आरसी मजुमदार और एसएन सेन, 3 बातों पर एक मत है। क्या बात है? इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरा, इसका नेचर नेशनलिज्म वाला नहीं है, और तीसरा, इसका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। तीनों के जो डिफरेंट व्यू हैं वो किस बात पे डिफरेंट व्यू हैं कि ये कहता है, आरसी मजुमदार कहते हैं कि इसका यह एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और एसएन सेन क्या कहते हैं, यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ओके, चलें आगे। अब देखो, कई सारी और भी इसमें, और भी लोगों ने इसके पीछे स्टडी किया है, इसके 1857 के रिवोल्ट के बारे में, कई सारे और लोगों ने। जैसे कि एक और व्यू है, उस व्यू को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि कुछ लोग थे जो, मैंने कहा कि एक अलग सी आइडियोलॉजी पे काम करते थे, जिसका नाम था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा में के जो लोग थे, उनका कहना था कि यह क्या था, किसानों का और कारीगरों का सामंतों के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है, सामंत कौन थे? लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो किसान और कारीगरों ने सामंतों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। इस तरह कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विद्रोह के बारे में, इस रिवोल्ट के बारे में लिखने की कोशिश की है। आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पढ़ लेना। अब देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के एग्जाम में, ठीक है, जाओ, एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के एग्जाम में कि एक लाइन लिखा हुआ है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यह विद्रोह से थोड़ा ज्यादा और स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था, है ना। अगर आपको इस पे लिखना पड़े 150 वर्ड कि यह विद्रोह से थोड़ा ज्यादा और स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा सा कम था, तो लिख लोगे इस पे, इट इज फार मोर देन म्यूटिनी बट लेस देन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। अब एक बार दिमाग में ये लाओ, दिमाग में सारी चीजों को लाओ। नेचर की बात हम कर लेते हैं। नेचर में हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया है? किसी ने कहा इसे सिपाही म्यूटिनी है, किसी ने कहा हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने कहा बर्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट, कोई ब्रिटिश राइटर था जिसने आके कह दिया कि इसका नेचर राष्ट्रीय था, कुछ इंडियन हिस्टोरियन थे जैसे अशोक मेहता, उन्होंने कहा कि भाई ये तो, है ना, ये तो योजना बना के काम किया गया था। फिर वीर सावरकर आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये कुछ और नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम था। फिर हमने कुछ हिस्टोरियंस को अपॉइंट किया और हमने देखा कि इन सारी चीजों को चेक करो, ये क्या था भाई, है ना, इसकी प्रकृति क्या थी। तो 2 लोग थे जिन्होंने इसे चेक किया। तो चेक किया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, इस समय राष्ट्रवाद नहीं था, और इस समय कोई इसका यूनिफॉर्म नेता नहीं था। ठीक है, फिर इन दोनों ने कहा, इन दोनों में से आरसी मजुमदार ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और एसएन सेन ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम था। अब हम क्या करें? हमें अगर लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे भाई? हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमें ध्यान रखना है कि आज अभी जो इस समय में इसे विद्रोह नहीं कहा जाता है, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया है। समझ रहे हो ना आप? स्वतंत्रता का दूसरा संग्राम कब स्टार्ट हुआ?
आगे भी आने वाले समय में फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ेंगे। और कुछ लोगों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे। अगर आज आपको लिखना पड़े तो आप क्या करोगे? कहोगे इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऑल्दो हम लोग सफल नहीं हुए, है ना, हम लोग सफल नहीं हो पाए, बट इसके पीछे क्या था? उन लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया था? ब्रिटिश सरकार को निकाल देना है यहां से, है ना। कुछ और चीजें हैं इसके अंदर, जब आप समझोगे तो आपको वो बात पता चलेगी कि कई सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही है, लेकिन अब हमें इसे मानना है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ओके। जब भी आपको लिखना पड़े इस टॉपिक के ऊपर, जब भी आपको इस टॉपिक के ऊपर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? कई सारी चीजें हम लिख सकते हैं, बट हम मान लेंगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। हम लोगों ने क्यों लड़ाई करी? हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने क्यों लड़ाई करी? स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी। तो यह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ही था। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। अब इसका कारण, इस स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या? क्यों किया लोगों ने? लिख सकते हो आप, क्यों किया? लिख लेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं। पहला है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के कारण की बात करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कारण, पहला कारण राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, वहां भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। तो राजनीतिक कारण में क्या लिखोगे? राजनीतिक कारण में जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन है, ब्रिटिश का विस्तार है, सारे भारतीय राज्यों को जीतकर जो उन्होंने अपना विस्तार किया, तो ये तो है ना, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्रिटिश की क्या है? एक्सपेंशन पॉलिसी, विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति, ब्रिटिश की एक्सपेंशन पॉलिसी। जो एक क्या किया उन्होंने विस्तारवादी नीति में? एक क्या किया उन्होंने? साम्राज्य निर्माण किया। भारतीय राज्यों को उन्होंने क्या किया? हराया। भारतीय राज्यों को, भारतीय राजाओं को जो उन्होंने हराया, ये क्या है? एक राजनीतिक कारण है। समझ रहे हो ना? सारे राजाओं को आपने क्या किया? हरा दिया, और हरा के आपने अपना राज्य बनाया। तो ये तो एक है ना, पार्ट है ना इसका। तो पहला आ जाता है राजनीतिक। दूसरा प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, है ना। तो प्रशासनिक कारण आप लिख सकते हो, प्रशासन चलाने के लिए जो आपने नीतियां बनाई, है ना, जो प्रशासन चलाने के लिए आपने जो नीतियां बनाई, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, प्रशासनिक नीति, जो प्रशासन चलाने के लिए आपने नीतियां बनाई, जैसे आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आपकी जो जुडिशियल पॉलिसी थी, है ना, जो सारी नीतियां थी आपकी, उनको हम यहां पर रख देंगे प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में कई सारे कारण यहां पर आ जाएंगे। तो हाँ जी, तो सब कुछ, सबको हाँ इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण। नेक्स्ट, तीसरा सामाजिक और धार्मिक, सोशल एंड रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी। सोशल पॉलिसी क्या हो गई? जैसे ब्रिटिश कुछ सोशल रिफॉर्म कर देते हैं, है ना, जैसे विधवा विवाह के खिलाफ कानून बना देना, या धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर देना। तो सामाजिक में, समाज में जो ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश ने जो इंटरफेयर किया, या ब्रिटिश पॉलिसी के की वजह से जो समाज में जो परिवर्तन आए, उसे हमने क्या माना कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, इंटरफेयर, है ना, आपके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, तो हम इसे कह देंगे सामाजिक। धार्मिक कारण मतलब जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, कई सारी पॉलिसी है ऐसी, जैसे हम अभी यहाँ पे आगे चलेंगे तो मैं उसे बताऊंगा यहाँ पर। तो सामाजिक और धार्मिक कारण। चौथा सैन्य कारण, सैन्य, मिलिट्री, है ना। ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी से क्या था कि यहाँ की सेना बहुत परेशान थी, कई सारे ऐसे काम उन्होंने किए जिसकी वजह से सेना बहुत परेशान थी, तो सैन्य कारण। और पांचवा तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। मतलब वह तात्कालिक कारण का मतलब क्या हुआ? वह कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अचानक रिवोल्ट हो गया? तो तात्कालिक कारण में क्या हुआ? वो कारतूस वाला मुद्दा, है ना, कि उन्होंने नई पिस्टल बनाई, उसकी जब उसमें उन्होंने नए कारतूस का यूज किया, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या मुद्दा है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि ये कारण थे कि लोगों ने रिवोल्ट किया।
राजनीतिक कारण जो उनकी विस्तारवादी नीति है, प्रशासनिक कारण जो अपना प्रशासन चलाने के लिए जो उन्होंने परिवर्तन किए, जो उन्होंने चेंजेस किए वो प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण जो उनकी वजह से भारतीय समाज के अंदर और भारतीय धर्म के अंदर जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेज हुए, सामाजिक और धार्मिक कारण, और सैन्य, भारतीय सेना जो ब्रिटिश सेना है जो बहुत परेशान है, कई बातों परेशान है। कैसे परेशान है कि उसको क्या है, मान लो सिपाही है, एक इंडियन सिपाही है, एक ही रैंक पे है, और ब्रिटिश है, दोनों की सैलरी अलग अलग है। ब्रिटिश को ज्यादा सैलरी मिलती है, इंडियन को कम सैलरी मिलती है। दूसरा, जो सेना के लोग हैं वो उनको प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है ना, वो एक दो पोस्ट तक रह जाते हैं, उसके आगे उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलता है, कई बार उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है ना। तो इस वजह से बहुत सारी जो सेना बहुत परेशान है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है उनके साथ। मतलब अगर आप ब्रिटिश सेना की बात कर लो तो आप देखोगे कि 40,000 ब्रिटिश सोल्जर हैं और लगभग 2 लाख इंडियन है ना। तो जितने भी ऑफिसर हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो सारे ब्रिटिशर्स हैं। इंडियन को ऑफिसर नहीं बनाया जाता है। इंडियन को सामान्यतः क्या बनाया जाएगा, सिपाही में सामान्य पद दिया जाएगा, ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो ये 40,000 में जो मेन है वो कुछ ऊपर के लोग हैं और कुछ सिपाही पद पे हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक रणनीति के तहत भारत को कंट्रोल किया, एक स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने, और स्ट्रेटेजी बना के उन्होंने भारत को क्या किया, कंट्रोल किया। तो सेना को एक खास तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर, और तात्कालिक कारण, ठीक है। अब एक बार वहां चलते हैं। ठीक है, राजनीतिक कारण हमने देख लिया, प्रशासनिक और आर्थिक कारण इसमें आ गए एक साथ, प्रशासनिक और आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, है ना, जो समाज और धर्म में इंटरफेयर किया इन्होंने। अच्छा, यहां पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, है ना। ये क्या है, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। होता क्या था कि ब्रिटिश क्या करते थे, लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे। जब मान लो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स क्या होंगे, उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, है ना। तो ये कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अर्थात कोई व्यक्ति धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की ये पॉलिसी थी कि यहाँ के लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करना, और अगर कन्वर्ट कर दिया तो पेरेंट्स क्या करते थे, उन्हें संपत्ति से बेदखल करते थे। तो इन्होंने कानून बना दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, है ना। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा समझना है। अब एक आ जाएगा हमारा सैन्य कारण, है ना, सैनिक कारण। सैनिक कारण भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेना में किस तरह से होती थी चीजें। अब यहाँ पर एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1854 ईस्वी का डाकघर अधिनियम। 1854 का डाकघर अधिनियम क्या था, सेना जो होती थी बहुत दूर दूर जाकर लड़ती थी, तो लड़ती थी तो उसे अपने घर वालों की याद आती थी, तो वो घर वालों को क्या करती थी, चिट्ठी लिखती थी, है ना। अब वो चिट्ठी क्या होती थी, पहले चिट्ठी फ्री में जाता था। अब आपको याद होगा डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया। अब क्या होगा, चिट्ठी पे 2 पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी वो चिट्ठी आप भेज सकते हो। पहले चिट्ठी फ्री में जाती थी, अब चिट्ठी भेजने के लिए आपको 2 पैसे खर्च करने पड़ते थे, 2 पैसे देने पड़ते थे सरकार को। 2 पैसे का क्या लगाते थे, हम स्टैंप लगाते थे, है ना, डाक टिकट लगता था। तो 2 पैसे का डाक टिकट हमने यहाँ लगा दिया तभी वो चिट्ठी जा सकती थी। तो सेना को क्या करना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे। इस वजह से वो थोड़े से परेशान हो गए कि पहले ही सैलरी कम है, अब वो सैलरी का एक हिस्सा चिट्ठी भेजने में घर चला जाएगा, है ना। तो एक ये, इस वजह से भी सेना बहुत परेशान थी। दूसरा था 1856 ईस्वी का सेना भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, है ना। मतलब सेना क्यों परेशान थी, इनको हम यहां पर समझ रहे हैं। सेना बहुत परेशान थी, उसके साथ पहले ही बहुत सारा अत्याचार किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, कुछ कानून भी ऐसे बना दिए गए। अब क्या है ये सरकार में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम क्या है, देखो ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया में फैली हुई है ना। अब सेना को, जब ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया में फैली हुई है तो सेना को वहां भी लड़ना पड़ता है, उस देश में भी जाकर लड़ना पड़ता है, उस देश में भी जाकर लड़ना पड़ता है। उस समय भारत का माहौल क्या था कि अगर आप समुद्र में चले गए तो आप जब वापस लौट कर आओगे तो आपको जाति धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति जो सेना में होता था वो क्या करता था, जैसे ही उसे कहा जाता था कि आपको जाकर मिस्र में जाकर लड़ना है तो वो क्या करता था, मना कर देता था, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो सरकार ने एक नियम बना दिया जिसमें कहा गया कि आगे अगर कोई अपॉइंट होता है तो आप कहीं भी, सरकार अगर आपको भेजेगी तो आप मना नहीं कर सकते हो, तभी आपका अपॉइंटमेंट होगा। पहले क्या करता था, सरकार कहती थी कि आपको वहां जाना पड़ेगा, तो हम कहते थे नहीं जाऊंगा, तुमने अपॉइंट करने से पहले मुझे बताया नहीं था,
है ना। अब वो जाएगा वहां लड़ने के लिए, वहां से पता नहीं कब लौट के आएगा, और जब लौट के आएगा तो पता चला कि उसकी अब घर में उसको घर से बेदखल कर दिया गया, तो व्यक्ति मना कर देता था, भाई मैं जाऊंगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या कर रही है सरकार, एक नियम बना रही है कि अगर आपको भेजा जाएगा कहीं तो आप जरूर जाओगे, आप मना नहीं कर सकते हो, तभी आपको सेना में नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरह से सरकार ने सेना को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय सेना बहुत परेशान हो गई, गुस्से में आ गई। ठीक है, अब क्या था हमारा कारण, तात्कालिक कारण, क्या ऐसी घटना थी जिन्होंने हमें उकसाया। तो आपको पता है कि सरकार ने पुरानी बंदूक जो थी, ध्यान रखना है, जो पुरानी बंदूक थी उसे कहते थे ब्राउन वेस, पुरानी बंदूक, उस बंदूक को हटाकर सरकार उसकी जगह पर एक नई राइफल लेके आई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। तो सरकार ने क्या किया, ब्राउन वेस को हटा दिया और उसकी जगह पर एक नई राइफल लेके आई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें जो उसकी गोली थी उसे कहा जाता था कार्टेज, कार्टेज कहते थे हम उसे। तो जब उसे लगाना पड़ता था तो उसकी पैकिंग बहुत हार्ड होती थी, तो उस पैकिंग को अब वहां पर वो सिपाही किस चीज से उसे फाड़ेंगे, चाकू वाकू तो उनके पास है नहीं, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, दांत से उसे काटना पड़ता था, है ना। अब दांत से उसे काटना पड़ता था, तो कहीं से किसी ने ये बात फैलाई, जो सही है या गलत है वो तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, फैट मिला हुआ है ना। लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म को, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को जानबूझकर भ्रष्ट करने के लिए ऐसा सरकार ने किया है। तो गाय और सुअर की चर्बी वाला जो मुद्दा हुआ, उस मुद्दे ने क्या किया, इस रिवोल्ट को ट्रिगर कर दिया, है ना, उभार दिया, और लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कारण हो गए रिवोल्ट के कारण, राजनीतिक कारण जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है ब्रिटिशर्स का, प्रशासनिक कारण जो ब्रिटिश की प्रशासनिक पॉलिसी है, सामाजिक और धार्मिक कारण जो ब्रिटिश ने यहाँ के समाज और धर्म में इंटरफेयर किया है वो, और सैन्य कारण जो सेना परेशान है वो, और इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण ब्राउन वेस की जगह पर एनफील्ड राइफल। याद रहेगा आपको, ब्राउन वेस की जगह पर एनफील्ड राइफल। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा कारण। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, नेचर, दूसरा पार्ट क्या था हमारा, कारण, रिवोल्ट के कारण, और तीसरा पार्ट क्या था हमारा, रिवोल्ट कहां कहां हो रहा है उसे समझना है हमें। ठीक है, बस इसके साथ हम इसे फिनिश कर देंगे। अब देखो, सब कुछ आपके पास यहां पर लिखा हुआ है कि आप देखो कि घटना क्या हुई, मैं सारी घटना को यहां पर बताता हूं आपको, वन बाय वन सारी चीजें आप अपने आप समझ जाओगे, इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखोगे इसे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर, है ना, यहाँ के जो बटालियन थी उस बटालियन का नाम था 34th 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, है ना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने कहा सबसे पहले कि मैं इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सेना में जब आप ये कह दो कि मैं इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या होगा, इसे एक रिवोल्ट माना जाएगा, इसे एक विद्रोह माना जाएगा। तो इसे क्या माना गया, उनका रिवोल्ट माना गया, और उन्हें पकड़ा गया और फांसी दे दी गई, सिंपल, है ना। मंगल पांडे मार्च 1857 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, और इसके बाद क्या हुआ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को तोड़ दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मई 1857 ईस्वी में, कहा, मई में मेरठ में, मेरठ में कुछ लोगों ने उस बंदूक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, उसको पकड़ के 85 सैनिकों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर यहां पर रिवोल्ट बड़ा सा हो गया, और जो बचे हुए सैनिक थे उन्होंने उन सैनिकों को जेल से बाहर निकाला और वो यहां से दिल्ली की ओर चले गए। ठीक है, तो मेरठ सबसे पहले बैरकपुर, बैरकपुर से मेरठ, और मेरठ से दिल्ली, है ना, और दिल्ली के बाद और कहां कहां पर, तो दिल्ली के बाद और कानपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, बिहार में जगदीशपुर, झांसी और ग्वालियर। ठीक है, एरिया देख लो, मेरठ, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगे बिहार में जगदीशपुर, बरेली, झांसी और ग्वालियर, इतने बड़े क्षेत्र तक यह रिवोल्ट फैला हुआ था। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इस रिवोल्ट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। पश्चिम भारत में, दिल्ली से पश्चिम में, पंजाब वाले हिस्से में हमें इस रिवोल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, है ना, कि ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में फैला हुआ था तो हम इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानेंगे। दक्षिण भारत पूरा का पूरा खाली था, है ना। लेकिन आप जब आगे थोड़ा सा पढ़ोगे, समझोगे, समझदार बनोगे थोड़ा सा, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं
कि जिसे आप अमेरिका कहते हो उस पर पहले किसका कंट्रोल था? ब्रिटेन का कंट्रोल था। ठीक है, तो अमेरिका के 50 लोगों ने, सिर्फ 50 लोगों ने बैठकर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आज से हम ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने ये फैसला किया, 50, सिर्फ 50 लोगों ने, आज से हम ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक लड़ाई स्टार्ट कर दी और उस लड़ाई में वो जीत गए। इसलिए हम उस लड़ाई को कहते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। कितने लोगों से स्टार्ट हुआ था? 50 लोगों से स्टार्ट हुआ था और आगे बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता संग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस लड़ाई के बाद अमेरिका स्वतंत्र हो गया। लेकिन यहां पर हम उसे विद्रोह ही कहते हैं। बस उसके पीछे रीजन ये है कि भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया। अगर भारत स्वतंत्र हो जाता तो हम इसे कहते हैं ये भी स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन चूंकि भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया, भारत के अंदर जो लोग थे जिन्होंने ऐसा किया उनको दबा दिया गया, इसलिए दबाने वाले लोगों ने इसे रिवोल्ट कह दिया। है ना? बाकी यहां के भी कई लोगों ने इसे रिवोल्ट कहा, विद्रोह कहा। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि अब हम इसे एक तरफ से कुछ नामों के साथ, देखो ये थोड़ा सा पकाऊ हो सकता है, आपको थोड़ी सी नींद आ सकती है इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? तो सबसे पहले देखो कि मेरठ, सबसे पहले मेरठ 9 मई और 10 मई रिवोल्ट किया। मेरठ के जो ऑफिसर थे जिनका नाम था, ये नाम भी देखना है, जनरल हैबिट। जनरल हैबिट ने कहा कि यार छोड़ यार, इसको जाने दे, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। जनरल हैबिट मेरठ के ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी। वो लोग यहां से चले गए दिल्ली। दिल्ली गए, वहां पर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना राजा मान लिया। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। जैसे कानपुर में नाना साहब और उनके सेनापति, कौन? नहीं, सेनापति नहीं थे ना, उनका नाम था तात्या टोपे। तो नाना साहब और उनके सिपाही तात्या टोपे, सब लिखा हुआ है इसमें, तात्या टोपे। फिर लखनऊ चले जाओ, बेगम हजरत महल और उनका पुत्र। ठीक है, फिर आप चले जाओ बरेली। बरेली में कौन? बरेली में जो थे उनका नाम था बख्त खान, है ना? जो आगे बरेली से चले जाएंगे दिल्ली और वही बख्त खान बनेंगे बहादुर शाह जफर के सेनापति। ठीक है, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति जो बरेली से आए थे बख्त खान। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका पुत्र ब्रिजेश कादिर। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह लिखा हुआ है, सब इस पे लिखा हुआ है, कुंवर सिंह। और झांसी में लक्ष्मीबाई, झांसी में लक्ष्मीबाई। और फिर झांसी से लक्ष्मीबाई कहां चली गई? ग्वालियर चली गई। किसके साथ? तात्या टोपे के साथ। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। तो ये पूरी जगह पर रिवोल्ट हुआ और धीरे धीरे इस सारे रिवोल्ट को ब्रिटिश ने क्या किया? दबा दिया। ठीक है, इन चीजों को हमें वन बाय वन यहां पर समझना है। वन बाय वन देखो, दिल्ली पर कर लिया आपने, ये लखनऊ आ गया, दिल्ली। दिल्ली की कहानी मैंने आपको समझा ही दिया है। निकलसन और हडसन दो व्यक्ति हैं यहां पर। ठीक है, निकलसन और हडसन। निकलसन की डेथ हो गई जब रिवोल्ट करने वालों ने वहां पर रिवोल्ट किया, तो पहले से जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था निकलसन। निकलसन उस विद्रोह में मारा गया। फिर कौन आ गया? हडसन, देखो नाम लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया? दिल्ली को फिर से जीत लिया। एक चीज और भी ध्यान रखना है, कब जीता गया है ये भी ध्यान रखना है। देखो, दिल्ली पर जो रिवोल्ट करने वाले थे कब अधिकार किया उन्होंने? मई में। और दिल्ली को कब जीता गया? सितंबर 1857 में। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, इन सबसे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा कब हुआ? मई में। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे, वहां से 11-12 मई को, है ना? तो मई में विद्रोहियों ने कब्जा किया और सितंबर 1857 में उन्होंने कब्जा कर लिया। ऑफिसर निकलसन और हडसन। यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को पकड़ा। बहादुर शाह जफर को तो इन्होंने भेज दिया यहां से, कहां? म्यांमार, बर्मा। और उनके दो बेटों को इन्होंने क्या किया? गोली मार दी, है ना? वो यहां पर लिखा हुआ है। दो पुत्रों को और एक पोते को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मार दी गई। ठीक है, क्योंकि वो रिवोल्ट करने वालों में शामिल थे। ठीक है, तो दिल्ली मई में विद्रोहियों ने कब्जा किया, सितंबर में इन्होंने जीत लिया, निकलसन और हडसन। ओके, आगे चलो। लखनऊ, जून में। लखनऊ का ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? हेनरी लॉरेंस था। और लखनऊ को किसने जीता? कॉलिन कैंपबेल ने जीता। ध्यान रखना है, लखनऊ की लीडर कौन है? लखनऊ में
कौन ब्रिटिश ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस। और लखनऊ को किसने जीता? सर कॉलिन कैंपबेल ने। और कब जीता? मार्च 1858। ठीक है, मार्च 1858 में लखनऊ पर एक बार फिर से उसका कंट्रोल हो गया। ओके, अब लखनऊ के बाद कहां चलेंगे? कानपुर। 5 जून, नाना साहब। ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? एक ब्रिटिश ऑफिसर जो परमानेंट रहेगा, जो समर्पण करेगा, सर व्यू व्हीलर, जिसने समर्पण किया, सरेंडर किया विद्रोहियों के सामने, है ना, सर व्यू व्हीलर। और तात्या टोपे भी थे इनके साथ तात्या टोपे, अभी अभी हमने इनका नाम पढ़ा है। और दिसंबर में, ध्यान रखना है, देखो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, सारी जगहों को दे दिया गया था, बोल रहे थे इनको एक क्रम में सजाएं, जो पहले जीते गए उन्हें पहले लगाएं, जो बाद में जीते गए उन्हें बाद में लगाएं। तो ये देखो, ये कब है? ये मार्च में है, 1858 में, और ये दिसंबर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? कानपुर। अब यहां से क्या हुआ? देखो, तो कानपुर में 2 व्यक्ति हुए, नाना साहब और तात्या टोपे। तो जब कानपुर को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, तो नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग चले गए, नाना साहब नेपाल चले गए, और तात्या टोपे वहां से कहां चले गए? झांसी चले गए। नाना साहब नेपाल चले गए और तात्या टोपे वहां से झांसी चले गए। और झांसी में किससे जाके मिल गए? उनसे जाके मिल गए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलेंगे झांसी। झांसी में भी विद्रोह हुआ, और झांसी के बारे में हमें पता ही है। झांसी को किसने जीता? देखो, सर ह्यू रोज ने, है ना, ध्यान रखना है हमें, है ना, एक ही तरह का नाम है। देखो यहां पर सर ह्यू व्हीलर है, ये नाम सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। कानपुर में सर ह्यू व्हीलर है, जिसने सरेंडर किया। ठीक है, और कानपुर को जीता किसने? ध्यान रखना है, कॉलिन कैंपबेल, आपको नाम मिलेगा। देखो, सर कैंपबेल ने कानपुर को जीता, तो ये नाम ध्यान रखना है हमें, कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ को जीत लिया। कानपुर लखनऊ कानपुर, इसके बाद हमारा आ जाता है झांसी। झांसी को किसने जीता? सर ह्यू रोज ने जीता। ठीक है, झांसी के बाद ये लोग कहां चले गए? ये लोग चले गए ग्वालियर। झांसी के बाद ये लोग चले गए ग्वालियर, और ग्वालियर में ध्यान रखना है, ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया, वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सिंधिया की जो सेना थी, वो सेना रानी को सपोर्ट कर रही थी, है ना। तो यहीं पर ग्वालियर के किले में ही रानी लक्ष्मीबाई की लड़ते हुए डेथ हो गई। ग्वालियर के किले में उनकी डेथ हो गई, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए। ठीक है, और तात्या टोपे जो थे, वो तात्या टोपे छुप गए कहीं। बाद में क्या हुआ कि उन्हें 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया, और अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे लास्ट में कौन मरा? विद्रोह करने वालों में सबसे लास्ट में कौन मरा? तात्या टोपे। सबसे लास्ट में तात्या टोपे की डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद कौन कौन आ जाते हैं हमारे? बरेली में खान बहादुर खान, है ना, खान बहादुर खान थे। और बिहार में जमींदार जगदीशपुर के कुंवर सिंह। बनारस में भी विद्रोह हुआ, और जुलाई 1858 तक विद्रोह पूर्णतया शांत हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें को ध्यान रखना है आपको। विद्रोह कब पूरी तरह से शांत हुआ? जुलाई 1858 में। और किसकी विद्रोह शांत होने के बाद डेथ हुई थी? किसकी? तात्या टोपे की, है ना, बाकी सब उससे पहले ही मर गए। और नाना साहब के बारे में हमें पता नहीं चल पाया कि उनका क्या हुआ। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उनकी नेपाल में शेर ने, किसी ने कहा कि खा लिया उनको, या कुछ इस तरह से हुआ, जंगलों में भटकते रहे इधर उधर, और वहीं पर उनकी डेथ हो गई, वो भारत नहीं आ पाए। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? कहां से विद्रोह स्टार्ट हुआ? बैरकपुर से। पहले बैरकपुर, कौन था? मंगल पांडे। कौन था? कौन सी इन्फेंट्री का था? 34th नेटिव इन्फेंट्री। फिर कहां हुआ? मेरठ में, और मेरठ से यह विद्रोह कहां पहुंचा? दिल्ली। मेरठ का कोई यूनिफॉर्म लीडर नहीं था, सामान्य नेता नहीं था। दिल्ली में इन्होंने किसको अपना नेता बनाया? बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता बनाया। और उसके बाद हम कहां चले गए? लखनऊ में कौन थी? पहले कानपुर चले जाओ। कानपुर में कौन है? कानपुर में नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे। वहां से कहां पहुंचेंगे? लखनऊ। कौन? हजरत महल और बिरजिस कादिर। वहां से कहां चले जाएंगे? बनारस। वहां से कहां चले जाएंगे? बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। फिर नीचे चले जाएंगे झांसी, कौन? लक्ष्मीबाई। और फिर उसके नीचे चले जाएंगे ग्वालियर में कौन सा परिवार था? सिंधिया का परिवार। उन्होंने ब्रिटिशर्स का फेवर किया, लेकिन वहां की सेना ने लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में रिवोल्ट हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कहां पर रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ, डेट याद नहीं करनी है, पर एक ऑर्डर में याद होना चाहिए। कहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी मरा,
कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने उसे जीता और कब जीता। हर जगह पर आपको ये सारी चीजें, करीब आपको 10, 15, 20 नाम आपको यहां पर याद करने होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब आपकी नींद भगाता हूं, कहानी खत्म हो गई है, टाइम भी हमारा खत्म हो गया है ना, बहुत नींद में रहते हो आप लोग, नींद भगाएं थोड़ी हैं। हाँ चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं।